गुड मॉर्निंग। आज हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही सब हैं, है ना। और इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, एक का फंक्शन दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो दे आर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, एक दूसरे के साथ हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर के बाद आता है आपका गोल्जी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हमने पढ़ लिए, है ना, ये सारे हैं। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर शॉर्ट में बोलते हैं, है ना। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम और एनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो डायग्राम में दिख रहा है बेटा आपको, है ना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और साइटोप्लाज्म में एक साथ बहुत सारा स्कैटर्ड भी है, साथ में भी है, और इस पूरे को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रेजेंस से सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, यानी इंट्रा सेलुलर जो स्पेस है, इंट्रा मतलब विद इन, तो सेल के अंदर की स्पेस को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक वो एरिया हो गया जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है और एक जो उसके बाहर है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनल स्पेस, और जो बाकी बाहर साइटोप्लाज्म है वो सारा उसका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस या एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, कुछ ईआर के साथ डॉट लाइक स्ट्रक्चर यानी कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ऐसे वाले ईआर को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिनके ऊपर हमें डॉट्स नज़र आ रही हैं यानी राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, उसको हम बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि दिखने में उनका सरफेस हमें ऐसे लग रहा है रफ है, और जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है वो स्मूथ है, इसीलिए वो SER। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, SER। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या है। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट है, कम है या ज़्यादा, जो भी है। RER is observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ साथ पास में और उसकी कॉन्टिन्यूटी में होते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या है, राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, तो RER क्या कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए उन्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, न्यूक्लियस से, सो वो न्यूक्लियस के साथ साथ ही प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड्स। ठीक है, SER क्या बनाता है, लिपिड्स बनाता है। क्लियर हो गया। RER प्रोटीन बनाता है और SER लिपिड्स बनाता है। लिपिड्स वाले जो भी हॉर्मोन्स भी कुछ होते हैं तो वो भी कौन बनाएगा, SER। ठीक है, चलिए, अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है गोल्जी अपरेटस। इसको ऑब्जर्व किसने किया था, कैमिलियो गोल्जी ने। ठीक है, और उसी के नाम पर इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट है, उसको नाम दिया गया गोल्जी, इन्हीं के नाम पर। ठीक है, अब गोल्जी का में क्या क्या है, फ्लैट डिस्क शेप सैक्स या क्रिस्टलीन होते हैं, जिनका साइज़ है 0.5 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, है ना। आप जब डायग्राम बनाओगे तो इस तरीके से बनाएंगे ना बेटा, कि ये एक के ऊपर एक इस तरीके से रखे हुए हैं। ओके, वेरिड नंबर ऑफ क्रिस्टीने आर प्रेजेंट इन कॉलेज, अलग अलग नंबर हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, कुछ भी हो सकते हैं। द गोल्जी क्रिस्टीने आर
concentrically arranged near the nucleus with distinct convex six or the forming phase and concave trans or the maturing phase। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को ऐसे बना रहे हैं, आपको कॉन्वेक्स कॉन्केव याद है ना। ठीक है, ये जो अंदर की साइड में अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, इसका कॉनकेव। कॉनकेव को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफेस। और बाहर वाली जो साइड है वो क्या है, कॉन्वेक्स, है ना। तो कॉन्वेक्स वाले का नाम क्या था, देखो, सिस। ओके, तो ये वाली साइड इसकी क्या कहलाती है, सिस। जब हमने बोला कि इस तरीके से ये 3-4 हमने बना दिए, तो ये वाली साइड है ट्रांस और ये बाहर वाली साइड है सिस। ठीक है, द सिस एंड ट्रांस फेसेस आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। द गोल्जी ऑपरेटर्स का फंक्शन देखिए क्या है, काम करता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, सेल में जो भी कुछ बन रहा है, प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, लिपिड्स, उन सब की पैकिंग करने का काम गोल्जी ऑपरेटर्स का है। ओके, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स विच आर फॉर्म्ड इन द सेल्स, और पैक करके उनको डिलीवर करना है, या तो सेल के अंदर ही या तो सेल से बाहर। ठीक है, पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, सिस फेज से मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। ओके, यानी पैकिंग स्टार्ट होती है सिस से, और उसके बाद आगे जाती है ट्रांस फेज की तरफ। और ये ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही मिलके काम कर रहा है, क्योंकि प्रोटीन और लिपिड ज़्यादातर वहीं बन रहे हैं, है ना। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एसोसिएशन उसके साथ रहता है गोल्जी, उसी के साथ मिलकर ही काम करना है। A number of proteins synthesized by ribosomes are modified in the crystine of the Golgi before they are released from the trans phase। ठीक है, कुछ का फाइनल जो मैच्योरिंग या कुछ मॉडिफिकेशन भी होना है प्रोटीन में, तो वो भी कहाँ पर हो रहे हैं, गोल्जी में। गोल्जी apparatus is the important site formation of glycoproteins and glycolipids। प्रोटीन राइबोसोम ने बना दिया, लिपिड्स हाँ, ओके, प्रोटीन और लिपिड्स स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन के गोल्जी के पास आए, एंड गोल्जी अपरेटस उसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी उसमें ग्लाइकोजन ऐड करके उसको ग्लाइकोलिपिड्स में बना रहा है। ओके, तो गोल्जी अपरेटस का पैकेजिंग, और दूसरा हो गया मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये पर्टिकुलर गोल्जी में ही बनते हैं। क्लियर। इसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक छोटा सा वेसिकल, है ना, स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, और वो डाइजेशन का काम करते हैं। साइटोप्लाज्म में जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह हैं, सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उसको डाइजेस्ट करते हैं। वैक्यूल ओपन स्पेस है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल, वाटर, सैप, ये सब चीज़ें इकट्ठे होते हैं। ओके, स्टोरेज का एक तरीके से कह सकते हैं, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको स्टोर करते हैं प्लांट्स के अंदर। एक बड़ा लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो उसकी 90% ऑफ द वॉल्यूम कवर कर सकता है ना। अमीबा के अंदर आपको याद होगा फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसकी ऑस्मो रेगुलेशन के लिए और एक्सक्रीशन यानी वेस्ट मटेरियल स्टोर करता था, और फूड वैक्यूल में क्या होता है, फूड होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। डबल मेम्ब्रेन है अभी तक, और जो भी गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक, इनमें सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी हमने कर लिया, क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन थी। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों में डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ओके, अब देखिए राइबोसोम। राइबोसोम ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, मतलब दानेदार नज़र आते हैं माइक्रोस्कोप में,
किसने देखा था इनको? जॉर्ज पैलेट ने। ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, सेम है स्ट्रक्चर, बस साइज़ का थोड़ा डिफरेंस है। यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज़ होता है 80S और प्रोकैरियोटिक का होता है 70S। ठीक है। राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। 80S की लार्जर सब यूनिट है 60 एंड 40 स्मॉलर है। प्रोकैरियोट में जो 70S है उसकी सब यूनिट हैं 50 लार्जर और 30 स्मॉलर। एंड व्हाट इज एस? ये एक अलग से बेटा याद करना, शॉर्ट नोट, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। एस क्या है? स्वेडबर्ग्स यूनिट, स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है। चलिए, राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, याद रखना है। ओके। इसके बाद आ गए हम साइटोस्केलेटन। स्केलेटन क्या है? फ्रेमवर्क जो किसी की शेप बनाता है। साइटो मीन्स सेल, तो सेल का स्केलेटन, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है जो सेल की शेप को मेंटेन करता है। ओके। नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड सम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहाँ प्रेजेंट हैं? साइटोप्लाज्म में, और इनको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। इसके कई काम हैं, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल सपोर्ट देना, मूवमेंट में भी हेल्प करता है, एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो ये हो गया फंक्शन, है ना। व्हाट इज साइटोस्केलेटन? ये ऊपर डेफिनेशन आ गई, नीचे आ गया फंक्शन। अब मेन मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर क्या है? सीलिया एंड फ्लैजिला, उनका स्ट्रक्चर हम स्टडी कर लेते हैं। सीलिया सिंगल बोलते हैं सीलियम, फ्लैजिला को सिंगल होगा तो फ्लैजिलम। क्या है ये? हेयर लाइक ग्रोथ हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के आसपास ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिलम 1-2 ऐसे प्रेजेंट होते हैं, है ना। सीलिया वर्क लाइक ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? चप्पू, बोट चलाने के लिए होते हैं ना। अगर एक बोट में आपने कभी देखा होगा कहीं कहीं 10 लोग एक साथ बैठ के बोट चला रहे हैं, सबके हाथ में चप्पू है, तो वो सब एक साथ एक रिदम से उसको मूव कराते हैं ना, एक साथ आगे जाएगा फिर पीछे, आगे पीछे एक साथ करते हैं। इसी तरीके से सीलिया की मूवमेंट होती है ओर्स। ठीक है। सीलिया मूव करता है अपने, जब वो मूवमेंट करता है या तो वो खुद मूव करता है या तो अपने आसपास का जो सराउंडिंग है, वाटर है या फ्लूइड है, उसको मूव कराता है ताकि वो आगे पीछे हो सके। ठीक है। फ्लैजिला क्या है? ये तो अभी हमने पढ़ा सीलिया के बारे में, है ना। दूसरा स्ट्रक्चर है मूवमेंट के लिए फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है? सीलिया तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लॉन्गर होता है, नंबर कम होता है। ठीक है। अगर किसी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला प्रेजेंट है और वो लेकिन यूकैरियोटिक फ्लैजिला, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उनके स्ट्रक्चर में। ओके। फंक्शन तो वही है, मूवमेंट। सीलिया और फ्लैजिला को जब देखा तो क्या दिखाई देता है बेटा माइक्रोस्कोप में? कि दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं। उनके कोर को हम कहते हैं एक्सोनीम, कोर यानी उनका सेंटर या मेन पार्ट जो है। और उस कोर के अंदर क्या प्रेजेंट है? नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स running parallel to the long axis. Exonium usually has 9 doublets radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. और इसको हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है। ये देखो, अब डायग्राम में देखेंगे आप। ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पिक्चर दिखी और ये उसका स्केच बनाया गया है। अब ये जो बाहर की तरफ है यानी पेरीफेरी पर हैं, सरकमफ्रेंस पे अरेंज्ड हैं, ये देखो 9 पेयर्स हैं। पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, डबलेट्स, डबल डबल पेयर में है ना, कितने हैं? 9। और सेंट्रल में, बीच में कितने हैं? 2 हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। सो 9 + 2
ओके, अब ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन पॉइंट्स हैं आपके, ध्यान से देखो इनको क्या है। ये रेड कलर का मार्क क्या है बेटा, सेंट्रल शीट, ठीक है। बीच में एक शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सेंट्रल शीट हो गया। इंटर डबलेट ब्रिज, ओके, हर पेयर को ज्वाइन करता हुआ, बीच में देखो ग्रीन कलर का एक मार्क है ना। और एक है रेडियल स्पोक, हर पेयर से एक सेंटर की तरफ जाता हुआ आपको ट्यूब दिख रही है, उसका नाम है रेडियल स्पोक। क्लियर हो गया। चलिए, तो अब इसका स्ट्रक्चर फिर से हम देख लेते हैं। 9+2 अरेंजमेंट है, बाहर पेरीफेरी पे 9 डबलेट्स और अंदर कितने प्रेजेंट हैं, 2। दे आर इंटरकनेक्टेड बाय ब्रिजेस, ठीक है। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड एनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। सेंट्रल ट्यूब्यूल, देखो सेंट्रल ट्यूब्यूल कहाँ गया, ये रहा। तो सेंट्रल ट्यूब्यूल जो दोनों थे उनमें भी बीच में ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ब्रिज प्रेजेंट है ना, सेंट्रल ब्रिज बीच में है ना, तो सेंट्रल ब्रिज, ओके। ब्रिज हो गया, शीट भी प्रेजेंट है, विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरीफेरल बाय अ रेडियल स्पोक। पेरीफेरी वालों के साथ कैसे अटैच है, ये रेडियल स्पोक से अटैच है। 9 रेडियल स्पोक्स हो गए, ठीक है। पेरीफेरल डबलेट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय द लिंकर्स, ये बीच वाले उनके इंटरकनेक्टिंग ब्रिजेस हैं, उनसे अटैच्ड है, ठीक है। बोथ cilia and flagella emerge from centriole like structure called the basal bodies। ये निकलते कहाँ से हैं, बेसल बॉडीज से, सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। सेल के अंदर हमने कल भी देखा था ना, फ्लैजिला है तो ये जो यहाँ पे जहाँ से ये निकल रहा है, ये जो पॉइंट है इसका, वो क्या है, बेसल बॉडी। ऐसे सीलिया यहाँ होते हैं सारे, तो उनको भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पॉइंट्स हैं उनके जहाँ से वो रिलीज़ हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेसल बॉडीज़। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल containing 2 cylindrical structure called centrioles, ठीक है। They are surrounded by pericentriolar material. Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other. एक के अंदर 2 सेंट्रियोल हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अटैच्ड हैं। सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो 2 सिलेंडर्स हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट हैं। क्लियर हो गया। और आसपास कुछ मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। Made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. Peripheral fibrils of tubulin protein. ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, पतले पतले फाइब्रिल्स होते हैं, कितने, 9 इवनली स्पेस्ड होते हैं। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट, जैसे अभी हमने देखा था डबलेट में थे, यहाँ पर क्या है, ट्रिपलेट में होते हैं। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सेंट्रल पार्ट of the centriole is proteinaceous and is called the hub, बिल्कुल सेंटर में क्या है, हब है, which is connected with the tubules by radial spokes. Centrioles form the basal body of the flagella or the cilia, ठीक है। बेसल बॉडी किससे बनी है, सेंट्रियोल से। सीलिया में, फ्लैजिला में एंड स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स कब बनते हैं, जब सेल डिवीजन होती है, ठीक है, तब बनेंगे, हमेशा नहीं होते हैं। क्लियर हो गया।
तो ये जो स्ट्रक्चर है सेंट्रोम्स और सेंट्रियोल्स का, जैसे ये डायग्राम है, यहाँ डबलेट की जगह आपने क्या बनाना है, ट्रिपलेट है। बीच में जो दो सेंटर थे उसकी जगह ट्यूब्स हैं, वो कैसे प्रेजेंट हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, आमने सामने नहीं प्रेजेंट है, परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। और पेरीफेरी पे क्या है, 3-3 का पेयर है, ठीक है, 3-3 है, 3-3 बना के, ओके। और वो कनेक्टिंग पॉइंट सब में सेंट रेडियल स्पोक्स हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टिंग वाले पॉइंट्स भी हैं, सब कुछ है, उसी की तरह डायग्राम है। चलिए अब हम आ गए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है क्रोमेटिन, वो स्टेनिंग से नज़र आया था किसको, फ्लेमिंग को। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, है ना। कुछ ज़्यादा डार्कली स्टेन नज़र आता है न्यूक्लियोलाई, जिसको हम न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई बोलते हैं, ओके। माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें बाहर उसका एक क्या क्या दिख रहा है, न्यूक्लियर एनवलप भी दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें डबल मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर नज़र आता है। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाली जो स्पेस होती है उसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ओके। कहीं कहीं पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, छोटे छोटे पोर्स नज़र आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूटी आगे मूव करती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। The nuclear pores are the passages through which movement of RNA and protein molecules take place in both the direction। न्यूक्लियस से अंदर बाहर मटेरियल आरएनए या प्रोटीन को आना जाना है तो वो कहाँ से होंगे, पोर से, ठीक है। सब न्यूक्लियस सेल्स में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, नॉर्मल कंडीशन यही है, लेकिन कभी कभी किसी सेल में हमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट मतलब नज़र आ सकते हैं। और किस में न्यूक्लियस नहीं होता, याद है आपको, आरबीसीज, एराइथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसे ही सीव ट्यूब्स प्लांट्स में होते हैं ना, सीव ट्यूब्स जाइलम में या फ्लोएम में, याद है, उसमें नहीं होता, ठीक है। चलो याद करो, सोचो। न्यूक्लियस के अंदर का, जैसे सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का एरिया को, मटेरियल को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट, और उसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। और बाकी जो डीएनए को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या है, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दे आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, और इनका जो कंटेंट है, जो भी कुछ है, इट इज़ कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, वो इकट्ठा है सारा, ठीक है। यहाँ मेनली क्या हो रहा है, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, ओके। और कुछ कुछ जगह प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है। आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है कहाँ पर, न्यूक्लियोलस में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्रोमेटिन पर, क्रोमोसोम की बात करते हैं। जितने भी क्रोमेटिन है वो हमें फाइबर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड करता है तब क्रोमोसोम अपनी शेप लेते हैं, है ना। तो नॉर्मली हम क्या कहेंगे कि वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है क्रोमेटिन। क्रोमोसोम कब बनता है, जब सेल डिवीजन होती है, ओके। क्रोमेटिन के अंदर डीएनए, और डीएनए को प्रॉपर शेप में लाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स, हिस्टोन्स, वो सब प्रेजेंट होते हैं। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं और कुछ आरएनए भी है। ये सब कुछ प्रेजेंट है किसमें, क्रोमेटिन के अंदर, ओके। अच्छा, क्रोमोसोम्स कितने हैं, 23 पेयर्स या 46, है ना। अब टाइप ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की शेप वगैरह के बेसिस पे क्या क्या हो सकता है। एवरी क्रोमोसोम हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमेयर, ठीक है।
बीच में कहीं से वो ऐसा लगता है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमोसोम का जो पेयर है वो आपस में जुड़ा हुआ है किसी एक पॉइंट पे, है ना। तो उस कंस्ट्रिक्शन को, उस पॉइंट को, जो दबाव सा दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और दोनों सेंट्रोमियर के साइड में ऐसा लगता है, समझ लीजिए एक बटन सा लगा हुआ है, ठीक है, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर होल्ड्स द टू क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम। अब ये कहाँ पर है, सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, उसकी पोजीशन पे, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं कितने टाइप में, 4 टाइप्स में। बिल्कुल सेंटर में है, लगभग ऑलमोस्ट मिडल में है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा ऊपर नीचे है तो सब मेटासेंट्रिक, ठीक है, और थोड़ा सा दूर जा रहा है तो एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल ही समझ लीजिए टिप पे पहुंच गया है कि एक तरफ बहुत इलोंगेटेड है कि 90% एक तरफ है और सिर्फ 10% या रह गया है तो टीलोसेंट्रिक। ओके, ये देखो ये 4 टाइप के आपको डायग्राम विजिबल हैं। फर्स्ट क्या है, बीच में है ना बिल्कुल, मेटा, फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, नेक्स्ट और ज़्यादा, और लास्ट वाला हो गया टीलोसेंट्रिक। तो सेंट्रोमेयर कहाँ प्रेजेंट है उसके बेसिस पे कितने टाइप के, 4 टाइप के हम क्रोमोसोम्स की शेप, ठीक है, जहाँ पे लगभग इक्वल है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो हो गया, तो एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म, है ना। और कभी कभी डीएनए में ऊपर टिप पे हमें कुछ अलग से नज़र आ सकता है जिसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, एंड पे कभी किसी किसी में, सब में नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सब में प्रेजेंट हो। ओके, चलिए, a few chromosomes have non-staining secondary constrictions which is called the satellite, and many membrane bound minute vesicle, minute मतलब बहुत ही छोटे vesicles जिनको कहा जाता है माइक्रोबॉडीज़, उनमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक बार अच्छे से रीड ज़रूर करिएगा। ओके।